बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले काजी फ़ायद ईसा वाला मामला है, उस पर कार्रवाई शुरू हो गई है कि बरतानिया में उनके खिलाफ एहतजाज क्यों किया गया। बहुत सारे लोगों के ज़मीर जागे हैं, बहुत सारे लोगों की अखलाकियात जागी हैं, बहुत सारे लोगों की गैरत जागी है। लेकिन मैं कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ये सब लोग कौन हैं जिनके ज़मीर, अखलाकियात, गैरत और बहुत सारी चीज़ें जाग रही हैं। ये पूरी दुनिया में लोग पुरअमन एहतजाज करते हैं और हमने देखा अक्सर। लेकिन ये कौन लोग हैं जो अब ये कह रहे हैं कि ये एहतजाज गलत था। कुछ लोग जमायमा खान के घर के बाहर गंदे इशारों पर बिल्कुल खामोश रहे, जजों के उल्टे नाम लिए गए, उसके ऊपर भी वो खामोश रहे, जजों को गालियां दी गई, उसके बावजूद ये लोग खामोश रहे। औरतों की तजलील पर ये लोग चुप रहे। साबिक वज़ीर आज़म और खातून अव्वल के ऊपर इद्दत जैसा घटिया मुकदमा बनाया गया, उसके ऊपर भी ये लोग खामोश रहे। उनकी किरदार कुशी की गई, उस पर भी ये लोग खामोश रहे। बहनों, बेटियों और बीवियों को अगवा किया गया, उसके बावजूद ये लोग खामोश रहे। इंसानों के जबरी तौर पे लापता होने का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके ऊपर ये खामोश रहे। सिलसिला आज भी जारी है, ये आज भी खामोश है। जीते जागते इंसानों को जिंदा लाशें बनाया गया, यानी जो आदमी भी छूट कर आता था नामालूम अफराद की कैद से, उसकी हालत क्या होती है वो आपके सामने है। लेकिन इसके बावजूद ये लोग खामोश रहे। छोटे बच्चों पर एक तरमीम के लिए उनके साथ बदसलूकी की गई, उन पर बदतरीन दबाव डाला गया, उसके बावजूद ये लोग खामोश रहे। मिलिट्री कस्टडी में 80 से ज़ायद लोग 1.5 साल से पड़े हैं और उनका केस नहीं लग रहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, लेकिन ये लोग खामोश रहे। इंतखाबी निशान छिन गया एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का, ये लोग खामोश रहे। आरओज़ को बदल दिया गया, ये लोग खामोश रहे। नताइज बदल दिए गए, ये लोग खामोश रहे। कागजात नामजदगी छीन लिए गए, ये लोग खामोश रहे। 70 से 80 साल तक की उम्र के लोग या इससे ज़्यादा उम्र के लोगों को हथकड़ियाँ लगाकर पेश किया गया अदालतों में और उन्हें लॉकअप्स के अंदर बंद किया गया, ये लोग खामोश रहे। बुजुर्ग खवातीन के साथ ज्यादती की गई, उन्हें जेलों में बंद किया गया, ये लोग खामोश रहे। सियासी कैदियों के मुंह के ऊपर काले कपड़े डाले गए, उन्हें घसीटा गया, ये लोग खामोश रहे। लोगों को नंगा करके इस मुल्क में मारा गया, ये लोग खामोश रहे। जीतने वालों से उनकी मखसूस नशिस्तें छीन कर हारने वालों को दे दी गई, ये लोग फिर भी खामोश रहे। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस एक बार नहीं, हजारों बार इस मुल्क में किया गया, बार बार किया गया, लेकिन ये लोग खामोश रहे। साबिक वजीर आजम को गोलियां मारी गई इस मुल्क में, ये लोग खामोश रहे। वो अपना मुकदमा करवाने की कोशिश करता रहा, ये लोग खामोश रहे। पाकिस्तान का सबसे मकबूल सहाफ़ी शहीद कर दिया गया, ये खामोश रहे। उनकी वालदा आज तक अपना मुकदमा दर्ज नहीं करवा पाई, ये लोग खामोश रहे। पहली बार तारीख में ऐसा हुआ कि एक वजीर आजम को गिरफ्तार किया गया साबिक, और 1.25 साल से ना किसी ने उसको देखा, ना किसी ने उसको सुना, लेकिन ये लोग फिर भी खामोश रहे। असेंबली और पार्लियामेंट लॉजेस पर नकाब पोशों ने हमला कर दिया, वहां से अरकान असेंबली को उठाकर ले गए, लेकिन ये लोग खामोश रहे। अरकान असेंबली के ऊपर असेंबली में और पार्लियामेंट लॉजेस में टॉर्चर किया गया, ये लोग खामोश रहे। खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर धावा बोलकर उसको तोड़ा गया, इसके बावजूद ये लोग खामोश रहे। एक सूबे के वजीर आला को 1 महीने में 2 मरतबा गायब कर दिया गया, अगवा किया गया, लेकिन ये लोग खामोश रहे। और ये सारे काले करतूत जो हुए हैं इनके ऊपर और इस तरह के बेशुमार मैं आपको और गिना सकता हूं, ये लोग खामोश रहे। लेकिन काजी फ़ायद ईसा के खिलाफ चंद नारे लगे हैं या गाड़ी पे 1-2 लोगों ने हाथ मारा है, तो इस मामले पर इनकी गैरत भी जाग गई, इनकी अखलाकियात भी जाग गई और इनका मुर्दा ज़मीर भी जिंदा हो गया। ये ज़मीर बड़ा सियाना है, ये गैरत बड़ी समझदार है, और ये अखलाकियात का भाषण जो है ये बड़े मौके पर इनको याद आता है। यानी आम आदमी के साथ इस मुल्क में कुछ भी हो, मजलूम के साथ जो मर्जी हो, इनकी गैरत कभी नहीं जागती। ये खामोश रहते हैं, इनका ज़मीर सोया रहता है। लेकिन जैसे ही कुछ हो जाए बड़े आदमी के साथ, सिस्टम के अंदर के आदमी के साथ या किसी जालिम के साथ, तो इनकी गैरत फौरी तौर पे जाग जाती है। इमरान खान साहब ने अपनी बहन को एक बात कही, वो बात यहाँ पे फिट आती है। अभी हाल ही में उन्होंने ये बात की है, कल की, तो कल उन्होंने जो इमरान खान साहब ने कहा वो यहाँ पे फिट आती है, मैं आपको सुना देता हूँ। उन्होंने कहा इमरान खान ने कि दुश्मन कमीना ना हो। ये दुश्मनी भी कर रहे हैं और कमीनगी भी कर रहे हैं। लेकिन कभी टेक्निकली आपने सोचा ये पूरा निज़ाम मिलकर काजी फ़ायद ईसा साहब के इस वाक़े को लेकर इतना हसास क्यों है? बहुत सारे लोग इतने शिद्दत से गुस्से में क्यों हैं, परेशान क्यों हैं? मैं आपको वजह बता देता हूं, और इसकी बड़ी सिंपल वजह है। इस सिस्टम के लिए बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं
और बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ इस उम्मीद पर काम करते हैं कि इस मुल्क में तो रहना नहीं है, यहाँ से भाग जाएंगे यूरोप की ठंडी हवाओं में, हम बेहतरीन मुल्कों में चले जाएंगे जहाँ पे ज़बरदस्त किस्म की सहूलियात हैं, अपने बच्चों को, फैमिली को वहाँ पे रखेंगे, यहाँ से जो पैसा हम बटोर लेंगे जाके वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो वो जो लोग हैं उनके लिए मुश्किल पैदा हो गई है कि वो सिस्टम की बात माने या ना माने। तो सिस्टम को घबराहट हो रही है। सिस्टम ये सोच रहा है कि अपने लोगों को जिन मुल्कों में भेजने की हम तरगीब देते थे कि उन मुल्कों में आपको सेटल कर देंगे, आप हमारे मुताबिक नौकरी कीजिए या हमारे मुताबिक निज़ाम को चलाइए, बाद में आपको महफूज मुल्कों में भेज दिया जाएगा। अगर वो मुल्क महफूज नहीं रहे तो फिर ये लोग अपने मुस्तकबिल की खातिर जो कंप्रोमाइज़ करते हैं वो आइंदा नहीं करेंगे। एक्चुअली ये है प्रॉब्लम। आइंदा कोई जज इस्तेमाल होने से पहले 1000 दफ़ा सोचेगा कि वो दुनिया के किसी भी मुल्क में जाके इज्जत की ज़िंदगी नहीं गुजार सकेगा, क्योंकि पाकिस्तानी सवाल पूछेंगे कि आपने ये ज़्यादती और जुल्म क्यों किया है। अब जो लोग इन तमाम मजालम के ऊपर खामोश रहे हैं वो अब सिर्फ कादी फ़ायद ईसा वाले मामले को लेकर चला रहे हैं। तो देखिए, मुझे बहुत बुरा लगा था जब मैंने ये वीडियो देखी कि एक साबिक चीफ जस्टिस सर नीचे झुकाकर इस तरह निकल रहा था, तो मुझे बुरा लगा था। सीरियसली मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमेशा दुआ करता हूँ, या अल्लाह तेरे हाथ में सबकी इज़्ज़त है तो सबकी शर्म और इज़्ज़त कायम रख। लेकिन मुझे बुरा लगा, लेकिन भाई कादी फ़ायद ईसा साहब को भी तो बुरा लगना चाहिए था जो कुछ इस मुल्क में हुआ। काजी फ़ायद ईसा साहब ने इससे बढ़ के जुल्म किए हैं और उसके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ। तो अब आ जाए जनाब अगली स्टोरी के ऊपर। 9 मई के हवाले से एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो चीज़ें होने जा रही हैं पाकिस्तान में, क्योंकि इमरान खान साहब के ऊपर एक मुकदमा बनाया जाएगा GH के ऊपर हमले के हवाले से। बनाया पहले ही हुआ है, अब उनको उसके अंदर जो है वो बाकायदा इमरान खान साहब के ऊपर इस पर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। लेकिन उससे पहले कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को सूट कर गई हैं। इससे पहले कि मैं आपको ये खबर दूं, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूं कि बुशरा बीबी ज़मान पार्क में पहुंच गई हैं लाहौर में। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि वो खैबर पख्तूनख्वा जाके बैठ गई हैं, वहाँ से वो पॉलिटिक्स करेंगी। कुछ लोग खबरें दे रहे हैं कि जी अलीमा खान ने ये कर दिया, बुशरा बीबी ने ये कर दिया। कुछ नहीं किया किसी ने। ना बुशरा बीबी का सियासत में कोई किरदार है, ना उनका कोई काम है, ना अलीमा खान का सियासत में कोई काम है, ना उनका किरदार है। और ये बात इमरान खान साहब कई मरतबा कह चुके हैं। ये जानबूझकर प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है और इसके लिए बाकायदा मीडिया को खबरें फीड की जा रही हैं कि आप ये कहें कि अलीमा खान ये कर रही है और आप कहें बुशरा बीबी ये कर रही हैं। इससे ये होगा कि पार्टी के अंदर एक डिवाइड पैदा होगी और लड़ाई की कैफियत के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डैमेज होगी। तो तहरीक इंसाफ को बाहर के सारे फैक्टर्स मिलकर डैमेज नहीं कर सके, अब अंदर से लड़ाने की कोशिश की जा रही है। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के खिलाफ ये बहुत कमज़ोर हथियार होगा, लेकिन है मुअस्सर, लेकिन इमरान खान के मुकाबले में कमज़ोर है, क्योंकि इमरान खान साहब इन दोनों को सियासत के अंदर कोई हिस्सा नहीं देंगे। ना वो अपनी बीवी को देंगे, ना वो अपनी बहनों को देंगे। लिहाजा इनका सिर्फ किरदार इतना है कि एक अपने शौहर के लिए और दूसरी अपने भाई के लिए आवाज़ उठाती रहेंगी, और वो उनका हक भी बनता है। और सियासत करना या सियासी बात करना या सियासी समझबूझ होना, सियासी शऊर रखना, ये सबका हक है। ये हर आदमी का, हर औरत का हक है। वो हक इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ऐसा नहीं होगा। ये जो भी कर रहे हैं प्रोपेगेंडा के तहत कर रहे हैं लोग। अच्छा जी, 9 मई के हवाले से जो खबर है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, क्योंकि इमरान खान साहब के ऊपर जो आखिर में चीज़ें आनी है वो 9 मई के हवाले से आएंगी। पहली खबर जो है वो मैं आपको ये देने वाला हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 30 मुल्ज़िमान बाइज्जत बरी हो गए। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात जो हुए थे उनमें मुकदमा चलाया गया, और ये बड़े इंपॉर्टेंट मुल्ज़िमान हैं जो बाइज्जत बरी हुए हैं। ये जो मुल्ज़िमान बरी हुए हैं उनके अंदर सूबाई वज़ीर मीना खान अफरीदी, कामरान बंगश, तैमूर सलीम झगड़ा, अरबाब शेर अली और इरफान सलीम समेत दीगर बहुत सारे कारकुनान शामिल हैं। इसी तरह इस्लामाबाद के अंदर भी बहुत सारे लोग जो हैं उन्हें अभी ज़मानतें मिली हैं, यानी 532 मुल्ज़िमान हैं जिनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए गए थे, लेकिन उन 532 मुल्ज़िमान की ज़मानतें मंजूर हो गई हैं और 20-20 हज़ार रुपये के मुचलकों पे अदालत ने इन सबको ज़मानतें दे दी हैं। अब इमरान खान साहब के ऊपर जो अब मुकदमा बनाया जाएगा या उनके ऊपर जो एक फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी, मुकदमा तो पहले से बनाया हुआ है, और ये है जनाब GHQ के ऊपर हमला केस। इसमें मज़ीद 12 PTI कायदीन समेत 32 मुल्ज़िमान में चालान की नकूल तकसीम कर दी, जबकि इमरान खान को नकूल की तकसीम 8 नवंबर को होगी। इमरान खान साहब के ऊपर बनने वाले मुकदमों में ये एक कमज़ोर तरीन मुकदमा होगा। एक तो बहुत सारे लोग 9 मई के मुकदमात में बाइज्जत बरी हो गए हैं,
बहुत सारे लोगों की इसमें जमानतें हो गई हैं, बहुत सारे लोगों का इसके अंदर किरदार साबित ही नहीं हुआ, और जो लोग वादा माफ गवाह बन गए या जिन लोगों ने कह दिया जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी ठीक है, वो लोग अपने घरों में जाकर बैठे हुए हैं। तो ये सारी प्रेसिडेंट इसके साथ लगेगी। दूसरा, 9 मई की जो मनसूबाबंदी है उसका मुकदमा इमरान खान साहब पे पहले ही हो चुका है लाहौर में, और मनसूबाबंदी वाले केस के अंदर लाहौर हाई कोर्ट ने जिस तरह उड़ा के मारा था सारे मुकदमे को, वो भी आपके सामने है, वो भी प्रोसिक्यूशन साबित नहीं कर सकी। अब अगर मनसूबाबंदी इमरान खान साहब ने नहीं की तो क्या GHQ के ऊपर हमले में इमरान खान साहब बराह रास्त मुलविस थे? तो देखिए, 9 मई को इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया था, वो इदारों की हिरासत में थे, और उस वक्त अवामी रद्द-ए-अमल के तौर पर यह सब कुछ हो रहा था। अगर कोई मनसूबाबंदी थी तो वो इमरान खान साहब ने पहले की होगी लाहौर में, तो लाहौर में मनसूबाबंदी वाला केस तो पहले ही उड़ गया, यानी इसमें से तो इमरान खान साहब निकल गए। अब फिजिकली इमरान खान साहब जो है वो कैद में गिरफ्तार है, तो उनको इसके अंदर रगड़ा दिया ही नहीं जा सकता। जैसा मर्जी केस बना ले, ये टेक्निकली केस गलत है, और इस केस के अंदर यानी मनसूबाबंदी का केस आप बना सकते थे, वो आपने मुकदमा ही ऐसा बनाया कि पुलिस वाले भेस बदल के इमरान खान के 5 बैरियर्स को बाईपास करके सारी सिक्योरिटी से निकल के इमरान खान के कमरे में जाके बैठ गए, और वहाँ सोफे के पीछे छुप के उन्होंने सारी बातें, या टेबल के नीचे छुप के सारी बातें सुन ली 2 पुलिस वालों ने, और वो सारी बातें आकर बाहर बता दी बाद में अपने अफसरान को। उसमें इतने लकूनास थे, वो उड़ा के मार दिया वहाँ पे हाई कोर्ट ने। तो साजिश तो साबित नहीं हुई। अब इमरान खान प्रैक्टिकली क्या उसके अंदर शामिल थे 9 मई को GHQ पे अटैक में? तो इमरान खान साहब तो गिरफ्तार थे, लिहाजा ये कमज़ोर तरीन मुकदमा है, इसमें थोड़ा लंबा किया जा सकता है, लेकिन इमरान खान साहब इसके अंदर फिक्स नहीं हो सकते, बहुत मुश्किल है कि उन्हें इसके अंदर फिक्स किया जाए। अच्छा जी, एक और खबर है, और ये खबर दी है साकिब बशीर साहब ने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें होने ये जा रहा है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हुकूमत ने नाम मांगे थे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के लिए, और उसमें जुडिशल कमीशन के लिए, सॉरी, उसकी नई तश्कील के लिए नाम मांगे थे। तो जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए 2 नाम दे दिए हैं अपोजिशन में, और 2 दे दिए हुकूमत ने। हुकूमत की तरफ से बिलावल भुट्टो या बिलावल जरदारी, और अपोजिशन की तरफ से जो इरफान सिद्दीकी है वहाँ से, और अपोजिशन की तरफ से शिबली फराज और उमर अयूब है। तो ये 4 बंदे हैं जो इसके अंदर शामिल हो जाएंगे, और अब देखना यह है कि ये करते क्या है। लेकिन साकिब बशीर साहब अंदर की खबर लेकर आए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साकिब बशीर साहब के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त किसी किस्म की कोई तकसीम मौजूद नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने बहुत बड़े दिल का मुजाहरा किया है, और वो अदलिया के अंदर जो तकसीम है उसको ख़त्म कर रहे हैं। हत्ता कि इस हवाले से जो कमेटी है उसकी तश्कील 9 कर दी गई है, यानी कादी फ़ायद ईसा साहब का एक और फैसला भी वो इधर उधर हो गया। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की वहाँ पे बड़ी अहम जिम्मेदारी उनको मिल गई है। इसके ऊपर बाद में तफसीली बातचीत करेंगे, लेकिन जो साकिब बशीर साहब की खबर है वो ये है कि हुकूमत को ये उम्मीद थी कि जस्टिस याह्या अफरीदी इनकार कर देंगे, और इस सूरत में अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं उनको बना दिया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। यानी हुकूमत ये सच्ची दिखा के खब्बी मारने लगी थी। पूरे पाकिस्तान को ये कहा कि जी पहले 3 में से ही आएगा, अगर याह्या अफरीदी साहब ने इनकार कर दिया तो फिर हमें पहले 2 में से लेना पड़ेगा। हालांकि ये झूठ था। साकिब बशीर साहब ये खबर दे रहे हैं कि हुकूमत ने ये झूठ फैलाया जानबूझकर, और इस तरह से इसको पोर्ट्रे किया कि हम सबको यकीन आ गया। लेकिन एक्चुअली जो अंदर गेम था वो ये था कि अगर याह्या अफरीदी साहब इनकार करते हैं तो फौरी तौर पे जस्टिस अमीनुद्दीन खान को चीफ जस्टिस बना दिया जाएगा, और फिर तो आप समझेंगे कादी फ़ायद ईसा पार्ट 2 हो जाता। लिहाजा ये तो अच्छा ही हो गया, फिर जो है वो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने हलफ ले लिया। ये अगर मैं साकिब बशीर साहब की खबर पे यकीन करूँ तो उन्होंने कहा जी कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर भी हुकूमत ये सोच रही है कि 3 के बजाय 5 जजेस कर दिए जाए। अच्छा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में तब्दीलियाँ कर करके ये थक गए। पहले कमेटी बनाई, उसके एक रूल बनाए, फिर दूसरे रूल बनाए, फिर ऑर्डिनेंस ला के उसको दोबारा तब्दील किया, अब उसको फिर तब्दील करना चाह रहे हैं। तो इसका तो इन्होंने मजाक बनाकर रख दिया कि अगर 5 जजेस उसमें ले आएंगे तो शायद हुकूमत की बात बन जाए। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद भी 17 से बढ़ाकर 23 करना चाहती है, लेकिन क्या हुकूमत ये फौरी तौर पे कर सकती है कि अपनी मर्जी के जजेस लाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अक्सरियत हासिल कर ले? तो मामला ये है कि तादाद अगर हुकूमत बढ़ा भी ले, फिर भी जजेस की तैनाती होने में सालों लग सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि जज फौरी तौर पे तैयार बैठे हुए हैं, आपने 6 जज उठाए और लाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठा दिया। कादी साहब अपने 13 महीनों के अंदर सिर्फ 3 जजेस ला सके हैं, और वो भी लाते लाते उन्हें 7-8 महीने लग गए थे।
तो हुकूमत के लिए फौरी रिलीफ तो निश्ता, एक दो जज तो फौरी तौर पे आ सकते हैं, लेकिन उससे भी हुकूमत अकलियत में ही रहेगी या हुकूमत के हमायती जजेस अकलियत में रहेंगे। और काजी फ़ायद ईसा साहब की वजह से कुछ जजेस अगर खड़े थे हुकूमत के कैंप में, तो काजी साहब की रिटायरमेंट के बाद वो कहाँ खड़े हैं इसका अंदाज़ा आप अच्छी तरह लगा सकते हैं। और काजी साहब की हालत देखने के बाद जो ये कौम उनसे सवालात कर रही है या जिस इज़्ज़त अफजाई के साथ वो रिटायर हुए हैं, इसको देखने के बाद तो वो जजेस से 10 दफ़ा सोचेंगे कि उन्होंने जुल्म और ज़्यादती का साथ देना है या नहीं देना। तो ये जल्दबाजी में नहीं हो सकेगा, एक नया बहरान जन्म ले सकता है। और आईनी तरमीम भी चैलेंज हुई है। देखिए, आईनी तरमीम को बहुत सारे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया हुआ है, और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कवर करने वाले जर्नलिस्ट हैं उनका ये कहना है कि आइडियल सिचुएशन तो ये होगी कि फुल कोर्ट इस मामले को देखे, यानी पूरा सुप्रीम कोर्ट बैठे और बैठकर इस मामले को देखे, क्योंकि इसी के अंदर से आईनी बेंच भी बाद में बनना है ना, तो कोई एतराज़ ही नहीं कर सकता। सारे जजेस मिलकर बैठे और बैठकर देखें कि आया ये आईनी तरमीम दुरुस्त हुई है या ये आईनी तरमीम गलत हुई है। ये मामला भी उठाया जाना चाहिए। बहरहाल एक खबर और है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, और ये खबर है जनाब सानिया निश्तर साहिबा के हवाले से अफसोसनाक खबर है कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। सेनेट से 2021 में वो आई थी, ये बैनुल अक़वामी किसी इदारे में उन्होंने मुलाजमत की है, उसकी वजह से वो कह रही थी मैं इस्तीफ़ा दे रही हूँ, लेकिन वजह आप सारे जानते हैं। मुझे अगर सेनेट में ख़वातीन में किसी के ऊपर आप ये कह सकते थे कि वाकई में इमरान खान ने कमाल काम किया, तो सानिया निश्तर साहिबा को लाना सेनेट में बड़ा कमाल काम था। बड़ी काबिल खातून, पाकिस्तान को ऐसे लोगों की ज़रूरत है, और ऐसे लोग अगर सियासत से बाहर जा रहे हैं तो जो सियासत का हाल कर दिया तो ऐसे लोग तो छोड़ कर जाएंगे, और आप इनकी जगह पे कैसे लोगों को लेकर आएंगे? आप एमल वली खान टाइप के लोगों को लेकर आएंगे जिन्होंने अपने बुजुर्गों की सियासत तबाह कर दी है। यानी ANP अपनी पूरी सियासत में इस वजह से मकबूल थी, या उनका जो एक नज़रिया था वो ये था कि वो ये कहते थे कि एस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, और इसी एक नुक्ते पर ANP की पूरी सियासत खड़ी थी। आज एमल वली खान उस जगह पे ले आए ANP को कि उन्हें अपनी सियासत बचाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट की सहूलतकारी दरकार है, और वो एस्टेब्लिशमेंट की हर बात मानते हैं, चाहे मुंह से कुछ भी कहते रहें। और उन्हें ये पता है कि अगर आइंदा इलेक्शन में कोई 2-4 सीटें उनको मिल सकती हैं तो वो एस्टेब्लिशमेंट ही दिलाएगी, क्योंकि अवाम की नज़र में तो उन्होंने अपनी पार्टी जानबूझकर खुद ख़त्म कर दी है। कुछ और खबरें नाज़रीन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक तो मरियम नवाज साहबा का स्टेटमेंट है, बड़ा मज़े का, मैं उस पर बात करना चाहूँगा। मरियम नवाज ने कहा कि जहाँ नवाज शरीफ का नाम आता है लोग आंखें बंद करके यकीन करते हैं। स्टेटमेंट यहाँ मुकम्मल नहीं हुआ, उनका यहाँ पे मुकम्मल हो गया। लोग आंखें बंद करके यकीन करते हैं कि कोई ना कोई घपला होने लगा है। नवाज शरीफ का नाम गूगल करके देख लें आप, या आप टॉप 10 पॉलिटिशियन जो करप्ट हैं उनका नाम गूगल करके देख लें, नवाज शरीफ का टॉप पे आएगा। करप्ट पॉलिटिशियंस आप लिख कर देख लें गूगल पे, सबसे बड़ा सर्च इंजन है इस पूरी दुनिया का। तो जब भी नवाज शरीफ का नाम आए तो लोग आंखें बंद करके यकीन कर लेते हैं कि कोई ना कोई घपला, कोई ना कोई फ्रॉड होने लगा है, कोई ना कोई दाव लगाने लगे हैं। मरियम नवाज ने एक और स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा जी कि भारत के साथ मैं बातचीत करूंगी ये जो स्मोक के हवाले से, तो ये बिल्कुल ठीक बात की है उन्होंने। ये बात होनी चाहिए, चाहे वो वज़ीर आला पंजाब है, चाहे कोई फेडरल गवर्नमेंट है, जो भी बात करे ये बात करनी चाहिए, क्योंकि स्मोक एक बड़ा सीरियस मसला है। आप मेरी हालत देख लें, लोगों की हालत आप देख लें कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद आंखों में से पानी बहता है, फ्लू होता है। जो भी लाहौर के आसपास भी जाता है उसको 2-4 दिन लग जाते हैं इलाज करवाते हुए, जो भी लाहौर का चक्कर लगा के आएगा। तो मरियम नवाज जो है उनको बात करनी है जी इंडिया के साथ, लेकिन आपको याद होगा कि नवाज शरीफ मिले इंडियन सहाफ़ियों से तो ठीक है, रऊफ़ हसन बात करे तो गलत है, मरियम नवाज इंडियन वज़ीर आला से बात करे तो ठीक है, लेकिन अली अमीन गंडापुर अफ़गानिस्तान की हुकूमत से बात करे अमन के लिए तो गलत है। तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप एक चीज़ को एक वक्त में अच्छा कहें और दूसरे वक्त में बुरा कहें। ये मुनाफकत है, ये 2 नंबरी और बेईमानी है, इससे अपने आप को बचाएं। नाज़रीन एक और आपको मैं बड़ा दिलचस्प मुकदमा बताता हूँ। तहरीक इंसाफ की रुकन असम्बली हैं अनीका मेहदी भट्टी, उनके वालिद मेहदी भट्टी और भाई शौकत भट्टी के खिलाफ 1.5 टन का एक AC, ये पहले MNA रह चुके हैं और बड़े ठीक ठाक लोग हैं। इन्होंने जनाब अली पुलिस ने इन पर मुकदमा दर्ज किया, पंजाब पुलिस ने। ये मरियम नवाज की कारकर्दगी है ना कि 1.5 टन का AC इन्होंने चोरी कर लिया और 40 इंच की LCD भी इन्होंने चोरी कर ली। इससे पहले जावेद हाशमी साहब के दामाद है, बहुत पढ़े लिखे आदमी है, बेहतरीन इंसान है, उनके ऊपर गिलास और जग चोरी करने का मुकदमा भी इन्होंने दर्ज करवाया था। ये जनाब अली इनकी कारकर्दगी है। वीलॉग बहुत लंबा हो जाएगा, चीज़ें तो बहुत सारी हैं,
बाद में शेयर करता हूँ। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।